हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं मोहित राजपूत एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि इससे पहले मैंने आप सीपीटी क्लास के लिए के रिगार्डिंग आपसे पहली क्लास में बहुत ही बेसिक फंक्शंस को डिस्कशन में लिया था। एंड हम क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं और आज की जो सेकंड क्लास है इसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस एंड साथ ही साथ एक्सेल के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टूल हैं जो एग्जाम में आने ही वाले हैं, जो आपसे एसएससी पूछता ही पूछता है। तो आज हम उन सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। पहली क्लास के रिगार्डिंग कोई अगर आपको डाउट है, कोई क्वेरी है, तो टेलीग्राम चैनल पे अपना डाउट पोस्ट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई डाल दूंगा वहाँ पर। एंड इन केस कोई भी इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार शीट फिर से दिखा देता हूँ। तो देखिए, आज की शीट में क्या रहेगा ना, कि आज की शीट में हम आप लोगों के साथ कुछ ऐसे फंक्शन स्टार्ट करेंगे जो एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको वो एग्जाम में आपके टूल्स एंड टैब्स का रिक्वायरमेंट रहता ही रहता है, तो उनको कैसे यूटिलाइज करना है अभी और एग्जाम में, तो वो हम आज सीखने वाले हैं। एक बार शीट को गो थ्रू कर लीजिए। ये देखिए, तो आज की शीट में क्या है कि स्कोर शीट दी हुई है बीटेक के कुछ स्टूडेंट्स की, जिनके कॉलेजेस के नाम दिए गए हैं और उनके थ्योरी के और प्रैक्टिकल के हमें मार्क्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। अब बेस्ड ऑन दैट हमें उनका टोटल मार्क्स कैलकुलेट करना है और एवरेज पर स्टूडेंट निकालना है। तो स्टेप्स वगैरह भी दिए हुए हैं, लुक भी जनरेट किया हुआ ही है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन पेपर एग्जाम में मिलने वाला है। तो ये शीट जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड इनके स्टेप्स को कभी मिस मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप चलते हुए चलिएगा। तो आप इसी स्टेप्स को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इनको स्टेप बाय स्टेप हमें चलते हुए चलना है। एंड लुक को देखिए, इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए और चलते हुए चलिए। तो लेट्स स्टार्ट। पहला स्टेप है, हमें ओपन करनी है न्यू वर्कबुक ऑफ एक्सेल एंड आफ्टर दैट उसका साइज वगैरह सेट करना है। तो डेस्कटॉप पे राइट क्लिक कीजिए, न्यू एक्सेल वर्कशीट। और शीट को कैसे सेव करना है मैं आपको ऑलरेडी डिस्कशन में बता ही चुका था लास्ट क्लास में, कि जब भी हम अपनी ऐसे अपनी जो एक्सेल की शीट है उसको डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके स्टार्ट करेंगे, उसको सेव करना है एसएससी अंडरस्कोर एंड देन आप लोगों का स्पेसिफिक रोल नंबर। हो सकता है एग्जाम में वो बोल दे कि सेव योर शीट विथ नेम अंडरस्कोर योर रोल नंबर या एसएससी अंडरस्कोर योर रोल नंबर। मतलब बेसिकली आप लोगों को चीज़ें करनी आनी चाहिए। नाम में क्या पुट करना है आप लोगों को, किस वे में सेव करनी है, वो एसएससी आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस में मेंशन करके देती है। तो इन चीज़ों को मेमोराइज मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ समझ के जाइएगा। और स्टार्टिंग में ही सीट को वैसे तो लास्ट स्टेप होता है कि सेव योर शीट विथ योर रोल नंबर या और गिवन फॉर्मेट जो भी एसएससी देती है, उस फॉर्मेट में सेव करने का स्टेप लास्ट स्टेप होता है। बट इनिशियली परफॉर्म कर लेने का बेस्ट बेनिफिट आप लोगों को ये मिलता है कि आपको पता होता है कि आपकी शीट कहाँ पर है और किस नाम से है। तो कोई इशू नहीं रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। सबसे बेस्ट वे होता है ये आप लोगों के लिए। तो इसको एंटर कीजिएगा, आपकी शीट क्रिएट हो चुकी है। और ये देखिए। और हाँ, एक कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था कि सर सेव एज और सेव में क्या था। तो जो हमने काम अभी स्टार्टिंग में किया था ना, वो था सेव एज। सेव एज का मतलब है किस रूप में हम अपनी शीट को सेव कर रहे हैं या किस फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं। हमें वहाँ पे फॉर्मेट में नहीं जाना है, फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट वो एक्सेल का ही लेने वाला है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी जो शीट है वो गिवन फॉर्मेट में सेव करनी है, एसएससी अंडरस्कोर रोल नंबर हो या जो भी एसएससी ने प्रोवाइड किया हो इंस्ट्रक्शंस के अंदर, आपको उस वे में अपनी शीट को नाम देना है। और सेव का मतलब है कि जैसे अब हमारी शीट बन चुकी है, अब हम इस में जो डेटा डालेंगे उसको सेव करेंगे, तो कंट्रोल एस कर दीजिएगा, सिंपली सेव हो जाएगा। सेव एस का मतलब होता है हमें प्रॉपर फाइल का पाथ देने का ऑप्शन मिलता है और फाइल का फॉर्मेट चेंज करने का। हालांकि हमें फॉर्मेट चेंज नहीं करना होता है। तो सेव एज और सेव में यही डिफरेंस होता है कि सेव हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी फाइल ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है और हमें सिर्फ और सिर्फ पैरेलली अपने कंटेंट में या हमने जो भी मॉडिफिकेशन अपनी करंट शीट में किए हैं या ऑलरेडी कोई शीट बनी हुई थी वो सेव्ड है हमारे सिस्टम में, हमने उसको ओपन किया, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए, उन मॉडिफिकेशन को अब सेव करना है। सिंपली कंट्रोल एस, यानी कि कंट्रोल एस कर लीजिएगा। और सेव एस का मतलब होता है कि फाइल को हम एक नए नाम से सेव करके रखना चाहते हैं या उसकी लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं, अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है। और न्यू क्रिएट की है तो न्यू क्रिएट करने के बाद आप लोगों को उस फाइल को सेव तो करना ही है, तो वो सेव एज के लिए ऑप्शन के होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे सेव दे रखा है और सेव एज का ऑप्शन दे रखा है, ये होते हैं फॉर्मेट। हालांकि हमें इन फॉर्मेट्स में से कुछ भी नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है वो आने दीजिएगा। बेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया कि डेस्कटॉप पे राइट क्लिक कीजिए, न्यू में जाइए, एक्सेल की शीट को ओपन कीजिए। इसी तरह से आपको पावर पॉइंट में भी करना है, कि राइट क्लिक न्यू देन पावर पॉइंट। जब हम पावर पॉइंट सीखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। कि अभी के लिए डेस्कटॉप पे राइट क्लिक कीजिए,
न्यू एक्सेल वर्कशीट, जो भी गिवन फॉर्मेट रहेगा एग्जाम में, एसएससी अंडर इसको रोल नंबर ही रहता है। 99% चांस है पूरे इस चीज़ के। इन केस 1% इस बार कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहे अगर एसएससी तो। आफ्टर दैट पेज लेआउट प्रिपेयर करते हैं। पेज लेआउट टैब के बारे में मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। पेज लेआउट टैब के अंदर हमारे पास वैसे तो मल्टीपल टूल्स है, फिलहाल हमें यूज़ करने हैं मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज। तो मार्जिन, नॉर्मल, साइज, स्टैंडर्ड साइज A4 ही होता है। और इस शीट के लिए हमें ओरिएंटेशन लेना है, वो लेना है लैंडस्केप, जैसा कि आप लोगों के इंस्ट्रक्शंस में गिवन भी है कि सेट पेपर साइज A4 ओरिएंटेशन टू लैंडस्केप एंड मार्जिन टू नॉर्मल, या अकॉर्डिंग टू गिवन मेजरमेंट। अकॉर्डिंग टू गिवन मेजरमेंट का मतलब है कि अभी तो ये स्पेसिफिक कर दिए हैं, यहाँ पे तो हमने ये दिए ना। ऐसा भी तो होता है ना कि एग्जाम में ये स्पेसिफिकेशन चेंज हो जाए, ओरिएंटेशन लैंडस्केप की जगह पोर्ट्रेट कह दे और साइज नॉर्मल की जगह नैरो बोल दे। तो दैट इज वाई आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस को समझना है कि क्या कहना चाह रहे हैं और किस वे में करना है, ठीक है। और हो सकता है एग्जाम में ये वाला स्टेप दिया ही ना हो, लास्ट टाइम नहीं दिया था, एंड आई थिंक लास्ट टाइम भी नहीं दिया था। तो ये फिर आपको एज पर दी रिक्वायरमेंट चलना होता है। एज पर दी रिक्वायरमेंट मतलब अगर आपकी शीट पोर्ट्रेट मोड में फिट बैठती है, ये शीट ना हम बना लेते हैं पहले, उसके बाद आपको डिफरेंस समझ में आएगा एग्जैक्टली कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का एग्जैक्ट डिफरेंस क्या था। वो मैं आपको चेंज करके दोबारा से करके दिखाऊंगा कि क्या इशू है, ठीक है। अब थर्ड स्टेप को पढ़ते हैं। थर्ड स्टेप में बोला है कि चेंज कीजिए फॉन्ट का साइज 14 एंड फॉन्ट का नाम एरियल। होम पे आते हैं। अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम अपनी शीट में एरियल और चेंज करते हैं, तो ये देखिए एरियल तो हमें स्टार्टिंग में ही मिल रहा है। अगर नहीं मिलता है कोई फॉन्ट स्टाइल तो ए उसका नाम टाइप कीजिएगा, वो अपने आप आ जाता है। एंड देन मेक इट 14 कर दिया। लेकिन वो एक स्पेसिफिक सेल का चेंज हुआ जहाँ पे मेरा माउस क्लिक था। मेरा माउस क्लिक A1 में था, दैट इज वाई हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल का जो कंटेंट रहेगा वो चेंज होगा, यानी कि एरियल 14। जैसे ही आप किसी और सेल पे क्लिक करोगे, किसी भी सेल पे क्लिक करके देख लो, कैलिब्री और 11 ही शो हो रहा है ये चीज़ें। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ एक स्पेसिफिक सेल का चेंज किया है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और ये स्टेप आप इनिशियली ही परफॉर्म कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में शीट बनने के बाद अगर परफॉर्म करोगे तो आप डेटा सेट कर चुके होंगे, हाइट वेट सेल्स की एडजस्ट कर चुके होंगे। उसके बाद आपने एरियल और 14 किया तो अब सेल की विड्थ तो वही रहेगी जो आप लोग कर चुके हो। कंटेंट उससे बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने 11 पे शीट बना डाली है, साइज था 11, अब आप करोगे 14, तो ऑब्वियसली सेल पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही ना। तो दैट इज वाई स्टेप्स को वन बाय वन उसी ऑर्डर में करते हुए चलिएगा जिसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ। इस कॉर्नर पे क्लिक कीजिए, पूरी शीट सिलेक्ट हो गई है। नाउ मेक इट एरियल एंड 14। अब ये सिर्फ एरियल 14 शो कर रहा है, अप्लाई नहीं है अभी। एरियल एंड 14 ये हो गया हमारा एरियल एंड 14। अब नेम, नेम कीवर्ड उसी वे में टाइप कीजिएगा जिस वे में शीट में आपको लुक में नजर आए, क्योंकि टाइपिंग के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें बहुत सी मतलब कुछ या बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें सिर्फ और सिर्फ लुक से ऑब्जर्व करनी होती है। अब मैं आपको ना, मैंने लास्ट टाइम एक्स वाई जेड लेके दिखाया था, आज मैं आपको कोई रैंडमली लाइक नाम पुट कर देता हूँ। जैसे कि मैंने इसमें, क्योंकि आप लोगों को भी अपना डॉक्यूमेंटेशन नाम वहाँ पे डालना ही डालना है, एक्स वाई जेड लिख करके मत आना। आपको एक अपना नाम डालना है शीट के अंदर, जो आपके डॉक्यूमेंट जो भी आप नाम लिखते हैं अपना। एंड हमने पुट किया रोल नंबर। अब आपको ना एक चीज़ दिखानी है, दैट इज मैंने आज रोल नंबर और नाम पुट करके आपको दिखा रहा हूँ। अब जैसे हम इस सेल से बाहर आएंगे, क्या होगा, इस सेल की देख रहे हो विड्थ बढ़ गई है, बी सेल बी कॉलम की। मुझे अपनी विड्थ को तो डिस्टर्ब नहीं करना है, मैंने विड्थ को वापस वैसा ही कर दिया जैसी है। अब आपने एक चीज़ देखी कि राहुल सिंह वो तो एडजस्ट हो गया, लेकिन डिजिट्स नहीं हुई। डिजिट्स क्या डिजिट्स, क्योंकि देखिए रोल नंबर क्या है ना, रोल नंबर की जो एंट्री यानी कि जो रोल नंबर की वैल्यू है जो हमने डाली है इसके अंदर, वो है डिजिट्स के फॉर्म में। और राहुल सिंह ये है हमारा टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है ना, नखरे नहीं दिखाता है, वो कहता है आप मुझे जैसे भी पुट करोगे मैं अपने आप को एडजस्ट कर लूंगा। डिजिट्स कहती है नहीं, हम हमारे पूरे नखरे हैं, हमारा पूरा स्वैग रहता है, हम एडजस्ट नहीं करेंगे, हमें तो प्रॉपर स्पेस चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको लास्ट शीट में क्या सिखाया था कि बी और सी को मर्ज एंड सेंटर कर लीजिएगा, तो आप लोगों का कंटेंट पूरा का पूरा आ जाएगा। इस तरह से आप चाहें तो बी और सी को, राहुल के सिंह को भी मर्ज कर लीजिए जब कर ही रहे हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दोनों को ही इक्वली अलाइन कर लीजिएगा लेफ्ट में। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हो कि सर मैं तो नहीं करना चाहता, ना ही मैं मर्जर सेंटर इसमें लगाना चाहता हूँ ना ही इसमें लगाना चाहता हूँ, एसएससी को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपने ना, क्योंकि एसएससी जो मार्क्स देती है ना वो टेबल के बेस पे देती है। ये तो सिर्फ आपकी एंट्री है जो आपकी शीट को रिप्रेजेंट कर रही है कि हाँ ये इस स्टूडेंट की, इस रोल नंबर के स्टूडेंट की शीट है। इसके आपको इसका फॉन्ट वगैरह शीट के अकॉर्डिंग रखना है। बाकी इन पे आप क्या टूल इस्तेमाल कर रहे हो एसएससी से, इससे मार्क्स पे इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो राहुल सिंह तो इस तरह से शो होगा ही होगा शीट पे एग्जैक्टली। बट डिजिट्स जो है ना रोल नंबर की, वो भी इसी तरह से शो हो जाएंगी कंप्रेस्ड वे में। मैं आपको कंट्रोल पी करके दिखाता हूँ।
प्रीव्यू, ये देखिए रोल नंबर भी इसी वे में आ रहा है और नाम तो आ गया, क्योंकि नाम क्या है मैंने कहा ना, टेक्स्ट है, टेक्स्ट तो एडजस्ट कर लेता है अपने आप को, डिजिट्स एडजस्ट नहीं करती हैं। तो अब क्या तरीका बताया था मैंने आपको कि मर्जन सेंटर कर लो। अब आप चाहते हो कि मर्जन सेंटर भी ना करना पड़े और ये प्रॉब्लम भी राहुल सिंह की तरह ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाए। तो क्या करो, इस रोल नंबर के स्टार्टिंग में, मतलब इन डिजिट्स के स्टार्टिंग में ना एक एपोस्ट्रॉफी लगा दो। सॉरी, इसे बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी। ये जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है ना टॉप पे इसको बोलते हैं। तो आप ये लगा करके जैसे ही बाहर आएंगे, अब आप देख रहे हो ये भी कंटेंट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। एंड नाउ इसके ऊपर एक ग्रीन ग्रीन सिंबल आ रहा है, ये सिंबल शो करता है एरर। बेसिकली एरर नहीं है, इसने क्या कहा है कि द नंबर इन दिस सेल इज फॉर्मेटेड एज टेक्स्ट और प्रेसिडेड बाय एन एपोस्ट्रॉफी। तो बेसिकली क्या हुआ है, हमने नंबर को स्टोर कर दिया गया है टेक्स्ट के रूप में, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये चीज, ये जो टैक्टिक है, ये आप लोगों को अपने टेबल के कंटेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ पे हमें फार्मूला अप्लाई करना होता है। और फार्मूला अप्लाई करते वक्त अगर डिजिट्स में हमने टेक्स्ट को हमने डिजिट्स का फॉर्मेट ही चेंज कर दिया है, तो हमारा रिजल्ट गलत आएगा। ये तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया था ताकि रोल नंबर भी अकॉर्डिंगली आ सके। कंट्रोल पी कीजिए, प्रीव्यू देखिए, और ये देखिए अब एग्जैक्टली नाम और रोल नंबर प्रॉपर वे में आ रहे हैं। तो चॉइस आपकी है, आप मर्जन सेंटर करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मैंने आपको दोनों टेक्निक सिखा दी है। आफ्टर दैट फोर्थ रो को हमें मर्ज करना है। ए से लेकर के हमने एफ तक का पोर्शन सिलेक्ट किया, ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ से कहाँ तक का पोर्शन मर्ज करना है? कि मर्ज दी सेल्स ऑफ रो 4, चेंज फॉन्ट साइज टू 16, मेक इट बोल्ड, अंडरलाइन, सेंटर अलाइन। तो आप शीट के लुक में देखिए, ये रही फोर्थ रो। फोर्थ रो का मतलब फोर्थ रो में ही करना है, अगर थर्ड रो में कर दोगे तो भी मार्क्स कट जाएंगे। थर्ड रो को इन्हें ब्लैंक छोड़ा हुआ है तो आपको भी ब्लैंक छोड़ना होगा। फोर्थ रो में स्टार्ट कीजिए, फोर्थ रो को देखिए, बीच का पार्टीशन नहीं है, क्योंकि इस फोर्थ रो के अंदर लिखा हुआ है स्कोर शीट ऑफ बीटेक स्टूडेंट, जो ए से लेकर के एफ तक जाती है। तो अब हम भी क्या करते हैं, ए से लेकर के एफ तक के पोर्शन को सिलेक्ट करने का तरीका होता है क्लिक करके होल्ड रखिए और ए से एफ तक का पोर्शन सिलेक्ट कीजिएगा। ये होता है मर्ज एंड सेंटर का टूल। घबराने की जरूरत नहीं है, हर वर्जन में ये टूल यहीं पर अवेलेबल होता है, होम टैब पर ही। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, मर्ज एंड सेंटर एक साथ दो काम करेगा। एक तो आपने इंडिविजुअल सेल्स को, जो हमने रो सिलेक्ट की है, इसके इंडिविजुअल सेल को मर्ज कर देगा, और जो कंटेंट आप इसको में लिखोगे वो ऑटोमेटिकली सेंटर लाइन आएगा। ये देख रहे हो आप, वैसे तो सेंटर लाइन का ऑप्शन ये होता है, लेकिन जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। ये येलो कलर का हो गया, इट मीन्स ये हाईलाइटेड है, ये सिलेक्टेड है। अब इस स्पेसिफिक रो का जो डाटा है, इट शुड बी बोल्ड, अंडरलाइन, 16, हमने कर लिया। अब हम इसके अंदर लिख देते हैं कंटेंट। एंड कंटेंट हमें ना उसी वे में लिखना है जिस वे में दिया है, स्कोर शीट ऑफ क्लास। अगर कोई चीज़ स्मॉल में है तो आप स्मॉल में लिखिएगा, कोई चीज़ कैपिटल में है तो कैपिटल में लिखिएगा। और रोमन्स के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है, आपको कैपिटल में ही एक्स, कैपिटल आई और कैपिटल आई का इस्तेमाल कर लेना है। इनकेस 5 लिखना हो तो कैपिटल वी डाल दीजिएगा, वो 5 हो जाएगा। और 6 लिखना हो तो वी के साथ आई लगा दीजिएगा, वी के राइट साइड में, तो वो बन जाएगा। ठीक है। तो बीटेक स्कोर शीट ऑफ, सॉरी क्लास 12th नहीं है, स्कोर शीट ऑफ, ये मेरे को लास्ट क्लास का याद रह गया। तो ये आपको क्या करना है, स्कोर शीट ऑफ बीटेक स्टूडेंट ऑफ बी, और कैपिटल्स और स्मॉल्स का ध्यान रखिएगा, क्योंकि एसएससी यही तो देखिए कि कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है आप लोगों में। मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे अगर कैपिटल का स्मॉल कर दिया और स्मॉल का कैपिटल कर दिया आप लोगों ने। ठीक है। आफ्टर दैट हम इसके अंदर सारा का सारा कंटेंट पुट करना है। जैसे ये अगले में क्या कह रहा है कि मेक द टाइटल ऑफ कॉलेजेस एंड मार्क्स, यानी कि कंटेंट ऑफ रो 5 एंड कॉलम ए का जो कंटेंट है वो डालिए। आफ्टर दैट चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ टोटल मार्क्स एंड एवरेज पर स्टूडेंट एज शोन इन अबव वर्कशीट, यानी कि टोटल मार्क्स के नीचे के पोर्शन का और एवरेज पर स्टूडेंट के नीचे के पोर्शन का कलर चेंज्ड है, ये कलर हमें करना है। एंड यूज करना है अप्रोप्रिएट फंक्शन ऑफ एक्सेल टू गेट दिस वैल्यू, यानी कि जो हमें यहाँ पे रिजल्ट कैलकुलेट करना है उनके जो हमें फंक्शंस अप्लाई करने हैं उनको यूज कीजिए। एंड कंटेंट को क्रिएट कीजिए। क्रिएट बॉर्डर एज गिवन इन अब वर्कशीट, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सेल्स की जो लाइंस है वो प्रिंट में नहीं आती हैं, तो हमें टेबल का डेटा डालने के बाद टेबुलर फॉर्म दिखाने के लिए इस पर कंटेंट भी, यानी कि इस पर हमें बॉर्डर भी अप्लाई करना होता है। और सेव कीजिए योर वर्कशीट विद द नेम इन गिवन फॉर्मेट। गिवन फॉर्मेट का नंबर है, का मतलब है कि जैसे कि एसएससी देती है आप लोगों को। एंड ऑल्सो प्रिंट दिस वर्कशीट, वहाँ पे ये भी लिखा होता है कि आफ्टर सेविंग योर शीट यू नीड टू, आफ्टर टेकिंग आउट द प्रिंट आउट of your sheet you need to put your handwritten name, roll number on your sheet। ऐसे ही जब टाइपिंग आप लोगों की पूरी हो जाती है तो टाइपिंग में जो आपने कंटेंट टाइप किया है वो भी प्रिंट होकर के आता है। उस पे भी आप लोगों की शीट पे आप लोगों को नाम सिग्नेचर करने होते हैं। और आई थिंक टाइपिंग में तो आप लोगों को जो कंटेंट आपने टाइप किया है उसे की 2 से 3 लाइन अपने पेज के बैक साइड पे हैंड रिटन लिख के भी देनी होती है। तो इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, कॉलेजेस का नाम लिख लेते हैं एक प्रॉपर वे में।
जैसा कि हमारे इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, कॉलेज का नाम, मार्क्स इन थ्योरी, मार्क्स इन प्रैक्टिकल एग्जाम। कॉलेज का नेम, स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है, बाद में ठीक कर लेंगे, सॉरी। कंट्रोल Z कर दीजिएगा, अंडू हो जाता है। एंड मार्क्स इन थ्योरी एग्जाम। अभी क्या है ना, अभी मैं सिर्फ कंटेंट लिखते हुए चल रहा हूँ। एंड कंटेंट मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैंने इसी कंटेंट को कॉपी किया, अगले सेल पे पेस्ट कर दिया, क्योंकि मार्क्स इन थ्योरी एग्जाम के बाद क्या है, मार्क्स इन प्रैक्टिकल एग्जाम। प्रैक्टिकल को एडिट कर लेते हैं, मार्क्स इन प्रैक्टिकल एग्जाम। एंड उसके बाद क्या है हमारा, टोटल स्टूडेंट, टोटल मार्क्स। तो मैंने सी में लिखा है, बेशक वो कंटेंट आगे जा रहा है, लेकिन है वो सिर्फ सी सेल का हिस्सा है, क्योंकि डी पे क्लिक करते ही देखिए ऊपर ब्लैंक शो हो रहा है फंक्शन बार में। एंड अब हमें निकालने हैं टोटल मार्क्स, ओ सॉरी, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। और टोटल स्टूडेंट्स के बाद मुझे लिखना है अगले सेल के अंदर टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स के बाद हमें निकालनी है एवरेज पर स्टूडेंट की एवरेज है, एवरेज पर स्टूडेंट। आफ्टर दैट कॉलेज का नाम, फिलहाल के लिए हमने आपको कॉलेज का नाम वही पुट करना है जो शीट में दिया होगा। मैंने कॉलेज का नाम A B C। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इस तरह से ना, जब हमने कुछ कंटेंट टाइप किया होता है ना लेटेस्ट किसी एक पर्टिकुलर कीवर्ड से, तो ये इस तरह से उसका हेल्प करने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर हमें कैपिटल C लिखा, तो देख रहे हो आगे आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें अभी फिलहाल के लिए हमें इस हेल्प की ज़रूरत नहीं है। डी, मैंने 4 कॉलेजेस ले लिए हैं। शीट के अंदर कितने दिए हुए हैं, एक दो, हाँ 4 ही दिए हुए हैं। अ, ठीक है। और इतना कर दिया। अब यहाँ पे दिए हुए हैं मार्क्स इन थियोरी एग्जाम, और यहाँ पे दिया है कॉलेज का नाम, तो डबल क्लिक किया और इसके स्पेलिंग को करेक्ट कर लेते हैं, नहीं तो 2 मार्क्स की पेनल्टी लग जाएगी। कॉलेज का नाम मुझे प्रॉपर वे में दिखाना है, तो मैंने क्या बताया था, जिस भी सेल की विड्थ बढ़ानी हो उस सेल पे क्लिक कीजिए, उसके ऊपर ए और बी की बाउंड्री, मतलब जिस भी कंटेंट में है उस पर क्लिक करके अगर आप पीछे जाएंगे तो विड्थ बढ़ेगी, आगे जाएंगे तो विड्थ, पीछे जाएंगे तो घटेगी, आगे बढ़ते हैं तो बढ़ती है। डबल क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। अब आप ना कहोगे सर इसको भी एडजस्ट कर दो, ये लीजिए कर दिया। बट एज यू कैन सी इन योर शीट, मार्क्स इन थ्योरी एग्जाम में क्या लिखा हुआ है कि मार्क्स इन एक रो में चाहिए, सेकंड रो में थ्योरी, थर्ड रो में एग्जाम। और ये एग्जाम में तो इसके लिए क्या करेंगे, अब विड्थ तो बढ़ा के देख ली, विड्थ बढ़ाने से तो कंटेंट आगे जा रहा है ना, विड्थ बढ़ाने से तो कोई इम्पैक्ट पड़ ही नहीं रहा है, तो विड्थ बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें क्या करना है, इसके लिए अब नया टूल इस्तेमाल करेंगे जिसे बोलते हैं रैप टेक्स्ट। रैप, जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि कंटेंट को एक ही सेल के अंदर मुझे रैप करना है, पैक कर देना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं रैप टेक्स्ट। अब रैप टेक्स्ट क्या कर रहा है, समझ में आया क्या कर रहा है, रैप टेक्स्ट ने क्या मार्क्स इन थ्योरी एग्जाम को एक ही विद इन द सेल रैप कर दिया। ये सिर्फ रैप टेक्स्ट का काम होता है, तो इन पे भी हमें रैप टेक्स्ट चाहिए। मार्क्स इन प्रैक्टिकल एग्जाम पे भी रैप टेक्स्ट वहीं लगाना है जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, अननेसेसरी टूल इस्तेमाल मत कीजिएगा, मार्क्स डिडक्ट कर लेते हैं। लेकिन रैप टेक्स्ट को ये नहीं पता होता कि रैप, वो तो सिर्फ सेल के अंदर कंटेंट को रैप कर देगा। अब जैसे देख रहे हो मार्क्स कैसे आ रहा है प्रैक्टिकल का, प्रैक्टिकल जो है दो दो वर्ड्स में डिवाइड हो चुका है। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी पड़ेगी विड्थ की मदद से, ठीक है। विड्थ को बढ़ाइएगा अकॉर्डिंगली, हो गया एडजस्ट। टोटल स्टूडेंट डबल क्लिक करके ठीक कर लिया, टोटल मार्क्स को डबल क्लिक करके ठीक कर लिया। एवरेज पर स्टूडेंट पे डबल क्लिक से काम नहीं बनेगा क्योंकि रैप टेक्स्ट लगा हुआ है। क्योंकि एक्सेल को कैसे समझ में आएगा कि भाई एवरेज क्या को आपको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, तो वो आपको मैनुअली विड्थ के, अब देखिए एवरेज पर तो हो गया, लेकिन पर मुझे चाहिए एवरेज के साथ, तो विड्थ में को मैंने और बढ़ा दिया। ये लीजिए मेरा एवरेज और पर एक साथ आ गया। अब अभी अभी भी शीट के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि कॉलेज का नाम, मार्क्स इन थ्योरी सब टॉप बॉटम पे आ रहे हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ना ये बॉटम पे रहते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या सिखाया था कि ये होता है टॉप, ये होता है मिडिल, ये होता है बॉटम, ये चलते हैं हमारे वर्टिकल वे में, और ये सब चीज़ें चलती हैं हमारी हॉरिजॉन्टल वे में। जैसे कि ये भी लेफ्ट हुआ, ये सेंटर हुआ, और ये
राइट हुआ। हमें क्या करना है, सेंटर तो रखना ही रखना है और कंटेंट टॉप पे भी रखना है। ये चीज़ें हमें कैसे पता चलती है हमें सेंटर पे रखना है कि टॉप पे रखना है? ये हमें शीट के लुक से नज़र आ रहा है। कॉलेज नेम ए कॉलम में A5 के अंदर टॉप पर है और कंटेंट जो है वो सेंटर में भी, जो आगे आप देख रहे हो ना जिगजैग मोशन में है कंटेंट हमारा, मार्क्स इन थ्योरी का। तो ये सेंटर अलाइंड होता है, क्योंकि देखो ये देख रहे हो ना कंटेंट, ये आपको दिखा रहा है कि सेंटर अलाइंड का मतलब होता है कंटेंट को सेल के सेंटर में रखना, और ये मिडिल का मतलब होता है कि ऊपर की पोजीशन से और नीचे बॉटम की पोजीशन से के बीच में जो सेंटर पड़ेगा, तो वो होगा हमारा मिडिल अलाइन। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हमने एडजस्ट कर लिया। हमारे कॉलेजेस के नाम को भी ठीक कर लेंगे। चलिए, कॉलेज के नाम ठीक है, लेफ्ट अलाइंड ही है। अब डेटा काफ़ी लेंदी है, तो मैं अपने अकॉर्डिंगली कोई भी डेटा पुट कर ले रहा हूँ इसके अंदर। आप लोग वही डेटा पुट कीजिएगा जो आप लोगों के एग्जाम में, या चलिए डेटा, हाँ मैं आपको डेटा मैं डाल देता हूँ यही वाला। डिजिट्स मतलब आई मीन डेटा एंटर करते हुए आपको केयरफुल रहना होगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने यही चीज़ में कुछ गड़बड़ी कर दी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जस्ट बिकॉज क्योंकि आप लोगों का जो रिजल्ट कैलकुलेट होने वाला है, मतलब जो भी आप टोटल मार्क्स निकालने वाले हो, वो किसके बेसिस पर निकालने वाले हो? भाई वो तो आप लोग किसके बेसिस पे निकालोगे? इसी बेसिस पे निकालोगे ना जो ये कंटेंट होगा। अभी मान लो ये आपने कंटेंट ही गलत डाल दिया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही गलत डाल दिए हैं, तो टोटल मार्क्स भी गलत कैलकुलेट होगा और एवरेज पर स्टूडेंट भी गलत ही कैलकुलेट होगा। तो आप लोगों को बहुत केयरफुल रहना है डेटा पुट करते हुए। अभी तो मैंने रैंडमली डेटा डाल दिया है, आपको एग्जाम में वही डेटा पुट करना है जो एक्सेल की शीट के रिप्रेजेंटेशन में आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। अगर आपने डिजिट्स आगे पीछे कर दी तो भी आप लोगों का रिजल्ट गलत कैलकुलेट होकर आएगा। तो इसीलिए हाँ बिल्कुल, सेंसेस को ओपन रखिएगा। एग्जाम टाइम पे प्रेशर फील करने की जरूरत नहीं है, मोर देन इनफ टाइम मिलता है हम लोगों को वहाँ पर। ठीक है, फिलहाल क्या किया, आप इतने पोर्शन को सिलेक्ट कर लिया, इस पे बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं। ये होता है ऑल बॉर्डर का ऑप्शन यूज़ करना है, और किसी बॉर्डर का ऑप्शन के ऑप्शन को यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती और ना ही आज तक हुई है। ऑल बॉर्डर क्रिएट किया, टोटल मार्क्स और एवरेज पर स्टूडेंट पे कलर करना है। तो जो पेंट बॉक्स नज़र आ रहा है ना, ये बकेट जो आ रही है टिल्ट हुई हुई, इसको ड्रॉप डाउन कीजिएगा और यहाँ से डिसेंट सा कलर इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, ये भी कलर है लेकिन ये फॉन्ट का कलर है, ध्यान रखना इस चीज़ का। स्कोर शीट का अंडरलाइन जो है टेबल के बॉर्डर को टच कर रहा है, तो क्लिक करके इसकी हाइट को बढ़ा लो। अगर हम यहाँ से विड्थ को बढ़ा सकते हैं कॉलम की, तो क्या हम रो की हाइट को नहीं एडजस्ट कर सकते? हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया, बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ाया। अभी बॉटम पे ही है तो नीचे चला गया, इसको क्या कर लेते हैं, मिडिल में कर लेते हैं। मिडिल में करते ही क्या हुआ, स्कोर शीट मिडिल में आ गया और इनके बीच में थोड़ा सा गैप जनरेट हो गया। अब हमें निकालने हैं टोटल मार्क्स। अब टोटल मार्क्स का मतलब क्या है? टोटल मार्क्स का लिए मैंने आपको क्या सिखाया था कि एक्सेल में कोई भी फंक्शन बिना इज इक्वल टू के सिंबल के स्टार्ट नहीं होगा। जब तक आप लोग इज इक्वल टू का सिंबल पुट नहीं करोगे, एक्सेल को समझ में नहीं आने वाला है कि आप एक नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहे हो या एक्सेल से कोई फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हो। तो इसीलिए आप लोगों को एक्सेल में फंक्शन स्टार्ट करने से पहले इज इक्वल टू का सिंबल लगाना ही है। तो इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये मत करना कि प्लस प्लस करने बैठ जाओगे, बी बी प्लस सी, ये सब नहीं करना है। सम का मतलब ही वही है कि रेंज को उठाओ, फंक्शन को अप्लाई कर दो। टोटल स्टूडेंट को इंक्लूड मत करना इसके अंदर, क्योंकि टोटल मार्क्स का मतलब है थ्योरी और प्रैक्टिकल में कितने एग्जाम मिले हैं उन्हीं को ऐड ऑन करना है। अब क्या हुआ, इस पर ना एक एरर आ रहा है ग्रीन कलर का। क्या कह रहा है कि फॉर्मूला ओमिट्स एडजेसेंट सेल्स। समझाता हूँ। जब भी हम कोई रेंज का फंक्शन लगाते हैं ना, जैसे कि सम हुआ या फिर एवरेज हुआ, या आगे चल के हम कुछ और फंक्शन निकालें जिन जो रेंज पे अप्लाई होते हैं, तो जब हमने रेंज अप्लाई की, मैंने किस पे अप्लाई की है, बी पे और सी पे। लेकिन इसी यानी कि सिक्स रो के अंदर ही 85 भी तो है। अब इसको तो नहीं पता ना कि भाई 85 तो टोटल स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्क्स थोड़ी है। लेकिन वो क्या कर रहा है, भाई डिजिट्स है ना, तो डिजिट्स को भी ले लो। लेकिन ये तो हमें देखना है ना, हमें किस चीज़ पे फंक्शन अप्लाई करना है। तो दैट इज़ वाई ये कह रहा है कि आपने एक एडजेसेंट सेल को ऑमिट कर दिया है। एडजेसेंट का मतलब आपने 85 को ऑमिट किया है, तो वो एरर नहीं है।
इसके अकॉर्डिंग एरर है, क्योंकि वो ये क्या करता है ना, जब भी कोई रेंज अप्लाई होती है तो उस पर्टिकुलर रेंज में मिलने वाले सारे डेटा को लेने की कोशिश करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एरर प्रिंट करते वक्त नहीं आने वाला है। इस पर इसके राइट कॉर्नर बॉटम पे जाते हैं, ब्लैक कलर का प्लस सिंबल अपीयर होता है, क्लिक करके होल्ड रखते हैं, ड्रैग कर देते हैं। यही तो एक्सेल की खासियत है कि हमें हर फंक्शन को इंडिविजुअली अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। जब भी हम अप्लाई कर देते हैं एक बार एक फंक्शन को, उसको फिर हमें बार बार अप्लाई मत कीजिए, क्लिक कीजिए पहले फंक्शन पे, राइट कॉर्नर बॉटम पे जाइए और ड्रैग कर दीजिए। ये ड्रैग किस पे वर्क कर रहा है, इस कंटेंट पे, क्योंकि हमने उनका कंटेंट ना लेकर के सेल का एड्रेस लिया है, क्योंकि सेल का एड्रेस नीचे जाके चेंज हो गया। अब B7 हो गया, C7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो जाएगा आगे चल के नीचे वाली रो में। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सेल्स के एड्रेस को लेते हैं। अब हम निकालते हैं एवरेज पर स्टूडेंट। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को क्या सिखाया था, इज इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट। अब लेकिन फायदा नहीं है, क्यों, अभी समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने एवरेज भी तो इन्हीं दो की निकलनी है, ये लीजिए 4 to 9 जो है वो एवरेज आ गई, लेकिन इस एवरेज का मतलब जानते हो, ये नॉर्मल एवरेज है, यानी कि उनने 4 5 6 को जोड़ा, 4 0 2 को जोड़ा, इनको 2 से डिवाइड कर दिया। लेकिन मुझे यहाँ पे निकालनी है पर स्टूडेंट की एवरेज। पर स्टूडेंट की एवरेज वैसे ही निकलेगी जो मैथमेटिकली हम निकालते हैं, इज इक्वल टू का सिंबल, टोटल मार्क्स, डिवाइडेड के लिए स्लैश यूज होता है, फॉरवर्ड स्लैश, और इसको टोटल स्टूडेंट से डिवाइड करना है। टोटल मार्क्स कहाँ पे है हमारे, ई कॉलम के अंदर, यानी कि E6 के अंदर, और डी, और हमारे टोटल स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं, D6 के अंदर। तो एवरेज का फंक्शन कब निकालते हैं, जब नॉर्मल एवरेज पूछा जाए। अगर उन्हें सिर्फ एवरेज कीवर्ड दे रखा होता ना टॉप पे कि कैलकुलेट, मतलब एवरेज को कैलकुलेट कीजिए, तब हम नॉर्मल एवरेज वाला फंक्शन लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे कीवर्ड साफ साफ लिखा हुआ है कि एवरेज पर स्टूडेंट। तो डिवीजन के लिए कोई एज सच फंक्शन नहीं होता है कि पहले DIV लिखोगे फिर रेंज को सिलेक्ट करोगे। डिवीजन का मतलब है एट द सेम टाइम दो वैल्यू का डिवीजन हो रहा है, तो पहली वैल्यू का एड्रेस स्लैश सेकंड वैल्यू का एड्रेस डाल दीजिए। ब्रैकेट लगाना हो लगा सकते, कोई इशू नहीं है, नहीं लगाओगे तो भी फंक्शन प्रॉपरली इस तरह से काम करेगा। तो ये आ गई आपकी पर स्टूडेंट की एवरेज। क्लिक किया, राइट कॉर्नर बॉटम पे गए, ब्लैक कलर का प्लस सिंबल आया और इसको ड्रैग कर दिया, ये लीजिए। इन केस आपको टिल टू, अगर वो चाहता कहता है कि वी नीड एवरेज पर स्टूडेंट्स, एवरेज ऑफ पर स्टूडेंट टिल 2 डेसिमल प्लेस, तो यहाँ से डेसिमल्स को इंक्रीज और डिक्रीज आप लोग कर सकते हो। मैंने 2 डेसिमल का कर दिया। इन केस एग्जाम में अगर बोला है तो कर देना, नहीं बोला है तो भी कर दोगे, तो मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, मार्क्स मिलते हैं आपको। ठीक है, तो इतना शीट में हुआ। अब देखते हैं क्या शीट में कुछ छूटा तो नहीं गया। इनने कहा था कि चेंज कीजिए बैकग्राउंड कलर ऑफ टोटल एंड मार्क्स, हमने कर लिया। एवरेज निकालिए पर स्टूडेंट की और मार्क्स निकालिए, हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, क्रिएट कर लिया है बॉर्डर। एडजस्ट हाइट एंड विड्थ, एडजस्ट हाइट एंड विड्थ का मतलब है कि जहाँ जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट पड़ी थी ना, जैसे हमने यहाँ पे कॉलम, यहाँ पे रो की हाइट को बढ़ाया था, और यहाँ पे हमने अपने अपने सेल्स की विड्थ को एडजस्ट किया था, इसकी विड्थ को थोड़ा सा लिटिल बिट कम कर लेते हैं, क्योंकि लुक से मैच करनी चाहिए मेरी शीट। अगर शीट का लुक में एग्जामिनर को कोई आई कैचिंग एरर नजर आया तो वो वहाँ पे भी मार्क्स काट लेगा। ऑल्दो यहाँ पे आप लोगों के कॉलम ए में या कॉलम बी में A5 का B5 की विड्थ नहीं दी गई है कोई स्पेसिफिक। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे देख रहे हो विड्थ आ रही है, विड्थ आ रही है 11.29 या फिर 84 पिक्सल्स। लेकिन एग्जाम में ना इतना टाइम भी नहीं होता और ना ही ऐसे इतना डीप में पूछती है कि एक सेल की विड्थ प्रॉपरली ये होनी चाहिए ना। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी विड्थ को अकॉर्डिंग टू द लुक मैच करवाना है। आप खुद सोचो, अगर आपने इसकी विड्थ को इतना कर दिया, मुझे साफ साफ नजर आ रहा है, ये तो ओरिएंटेशन ही चेंज हो गया शीट का। शीट का लुक वैसा आ ही नहीं रहा जैसा होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या बोला है कि मार्क्स इन प्रैक्टिकल एग्जाम इस वे में होने चाहिए। लेकिन मार्क्स इन प्रैक्टिकल एग्जाम तो इस वे में दिख रहा है। उसने लुक के अकॉर्डिंगली ही एडजस्ट करना है, अभी भी सही नहीं बैठ रहा है, क्योंकि मुझे मार्क्स इस तरह से चाहिए, इन और प्रैक्टिकल एग्जाम एक साथ चाहिए, मार्क्स और इन एक साथ चाहिए, प्रैक्टिकल अलग चाहिए और एग्जाम अलग रो में चाहिए। तो इस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए आपको विड्थ को एडजस्ट करना ही पड़ेगा। इस कंटेंट का जो अलाइनमेंट होता है ना, वही अलाइनमेंट हमारे रिजल्ट का भी रहता है। अगर मेरा कंटेंट सेंटर अलाइंड होता तो मेरा रिजल्ट भी मुझे सेंटर अलाइन करना होता। अगर मेरा कंटेंट राइट में है तो मेरा अभी भी कंटेंट राइट में हो रखा है, और अगर ये लेफ्ट में होता तो मुझे इसके कंटेंट को भी लेफ्ट में करना ही होता। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि ये चीज़ आप लोगों को कैसे पता चलेगी, कि हमें लुक को ऑब्जर्व करिएगा, देखिएगा सी के बी कॉलम में सारा कंटेंट राइट में है, 957 भी सी के राइट में है, 845 भी डी के राइट में है, एंड कॉलेजेस के नाम जो है वो लेफ्ट अलाइंड है, क्योंकि लेफ्ट की स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहे हैं और पीछे इनकी स्पेस है।
तो ये चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी होगी। इन केस एग्जाम में अगर मेंशन हुआ तो वेल एंड गुड, और नहीं हुआ तो फिर लुक लुक से आपको ऑब्जर्व करना है। तो इसीलिए आपके एग्जाम में इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ आप लोगों को शीट का लुक भी दिया जाता है, क्योंकि हर एक चीज़ को इलेबरेट करके वो इंस्ट्रक्शन में नहीं देगा। वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन में वो चीज़ें समझाता है जो लुक से ऑब्जर्व आप नहीं कर पाओगे। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंस्ट्रक्शंस में होंगी ही नहीं, आपको लुक से ही ऑब्जर्व करनी होंगी। जैसे कि इसका डेटा डेटा का ओरिएंटेशन क्या है, लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है। हाँ, डेटा की जो फ़ॉन्ट का साइज़ है, फ़ॉन्ट का स्टाइल है, ये तो मस्ट है। ये तो हम लुक से नहीं समझ सकते कि टाइम्स न्यू रोमन में है स्टाइल या फिर एरियल में है, साइज़ 14 है कि 16 है। क्योंकि हो सकता है मुझे ये 12 लग रहा हो, किसी को ये 14 लगे देखने से। तो इसीलिए वो आप लोगों को फ़ॉन्ट का साइज़ और सेल का फ़ॉन्ट का स्टाइल तो देगा ही देगा। हाँ, ये वाला स्टेप वो ओमिट कर सकता है, ये हमेशा वो नहीं देता है। तो ये आपको एज़ पर रिक्वायरमेंट चलना होता है। अब मैं इसमें समझा देता हूँ कि ओरिएंटेशन से को चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ता है। हो सकता है लास्ट क्लास में आपको एग्ज़ैक्टली ना समझ में आया हो। अब फिलहाल के लिए ना कंट्रोल पी करके देख लेते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, मान लो आपने किसी सेल पर डबल क्लिक किया हुआ है। अभी आप राइटिंग मोड में जा चुके हो, तो इसीलिए देख रहे हो सारे टूल्स जो है डिसेबल हो चुके हैं। ये देखो, कोई टूल इनेबल नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये देख लेना कि माउस का क्लिक कहाँ पर है। सिंगल क्लिक पे ये चीज़ें इनेबल होती हैं, क्योंकि ये अप्लाई होती हैं सेल पे। अब जब आप डबल क्लिक कर देते हो, आप चले जाते हो राइटिंग मोड में, तो आपका सिर्फ कीबोर्ड काम कर रहा होता है, ठीक है? तो इस टाइम पे कंट्रोल पी भी काम नहीं करेगा। एग्जाम में हाइपर मत होना कि क्या हुआ, मेरे सिस्टम में तो कोई इशू नहीं आ गया है, आपने डबल क्लिक किया हुआ है इसलिए नहीं हो रहा है। और फिर भी कुछ इशू लगे तो यहाँ से आकर के भी आप प्रिंट प्रीव्यू देख लोगे, लेकिन तभी देख पाओगे ना जब यहाँ से आप डबल क्लिक हटा लोगे। तो डबल क्लिक को हटाइए, सिंगल क्लिक कीजिए। ये रही, अगर आपको कुछ शॉर्टकट की याद नहीं रहती तो प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अब प्रिंट प्रीव्यू देखना, पहले डायरेक्ट प्रिंट कमांड पे क्लिक मत कर देना, हो सकता है कोई एरर हो शीट पे। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना, शीट यहाँ पे सही दिख रही होती है, प्रिंट प्रीव्यू में आके कई बार अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ना विड्थ थोड़ी थोड़ी एक्सपेंड होती है। अब आप लोगों की जो शीट है वो इस तरह से प्रिंट होकर के आने वाली है। तो इसमें कोई इशू है तो बताइए। तो देखो शीट इस तरह से दिख रही है। अब आप ने ये चीज़ देखी कि जो शीट है ना, इस शीट के अंदर आप लोगों का जो कंटेंट है अब ये इस वे में आएगा, और ये इसका जो ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप है। लैंडस्केप का मतलब है अब शीट वर्टिकल वे में प्रिंट, मतलब प्रिंट तो होगा इस तरह से, लेकिन अब जो शीट है वो हॉरिजॉन्टल वे में आपका ये इस तरह से दिखेगी आपको। अब अगर मान लो हम अपना ओरिएंटेशन पेज का चेंज कर देते हैं, मैंने कर दिया पोर्ट्रेट, और अब मैं करता हूँ कंट्रोल पी, और हम करते हैं प्रीव्यू। तो अब आप चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि वर्टिकल वे में आ रहा है कंटेंट, लेकिन टोटल मार्क्स के बाद एवरेज पर स्टूडेंट गायब हो चुका है। पता है क्यों? क्योंकि अब मेरी टेबल के लिए मेरे पेज की विड्थ सफिशिएंट नहीं रही है। तो यही तो डिफरेंस है कि पेज का लेआउट हमें एग्जाम में समटाइम्स लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, तो वो आपको एज पर दी रिक्वायरमेंट लेके चलना है। अगर आपका कंटेंट एक पेज पर नहीं हो पा रहा है, पहले तो पोर्ट्रेट में बनाने की कोशिश कीजिए। बन रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरी ये वाली शीट तो नहीं बन पा रही है ना, क्योंकि मेरा जो एवरेज पर स्टूडेंट है वो नेक्स्ट पेज पे जा चुका है। देख रहे हो, नेक्स्ट पेज का ऑप्शन इनेबल हो चुका है, तो नेक्स्ट पेज पे चला गया एवरेज पर स्टूडेंट। इस वे में आप लोगों की जो शीट है वो दो पेज पे प्रिंट आउट होकर आएगी, और ये स्टेप बहुत भारी पड़ जाता है हमको, कई बार तो रिजेक्शन में डलवा देता है। तो ये गलती नहीं करनी है, बहुत अच्छे से देखना है कि भाई ये गलती नहीं होनी चाहिए, मतलब नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। कभी भी डायरेक्ट प्रिंट कमांड मत दो, पहले प्रीव्यू को चेक करो। प्रीव्यू को चेक कर लिया, ओरिएंटेशन बाद में भी चेंज हो सकता है, इससे शीट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर शीट पोर्ट्रेट मोड में फिट नहीं बैठ रही है तो यू कैन पुट इट इन you can change its orientation to landscape or portrait as per your रिक्वायरमेंट। क्योंकि ऐसा क्या हुआ था जब 2016 के स्टूडेंट्स का जो सीपीटी हुआ था 2017 में, तो कुछ स्टूडेंट की शीट थी, मतलब विड्थ से भी देखो तो फर्क पड़ता है। कई बार क्या होता है ना, छोटे थोड़ा थोड़ा विड्थ को स्टूडेंट कम कर देता है सेल्स की, तो उसकी एक पेज में आ जाती है, और हो सकता है कई बार ना भी आ पाए। तो इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट अगर पोर्ट्रेट में निकाल रहे हैं, कुछ और कुछ लैंडस्केप में निकाल रहे हैं, तो कोई कोई इशू नहीं है, आपको सिर्फ कंटेंट एक पेज पे करके देना है। क्योंकि एक स्टूडेंट को इशू रहा था कि सर के सबका तो पोर्ट्रेट में आ गया, मेरा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने लैंडस्केप में गया। मैंने कहा नो इश्यूज, आपका एक पेज में आना चाहिए, और उसको मार्क्स भी मिले थे 98 मिले थे एक्सेल में मार्क्स उसको। ऐसा कोई इशू नहीं है। एसएससी का मतलब है कि आपको एक पेज में प्रिंट आउट लेना आना चाहिए, दैट अगर इसमें इस एग्ज़ाम में अगर वो स्ट्रिक्ट होना चाहता, उसका उसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बनाना होता रिगार्डिंग योर पेज ओरिएंटेशन, तो वो इंस्ट्रक्शन में लिख करके देता आप लोगों को कि हमें तो यही पोर्ट्रेट चाहिए, नहीं आपको पोर्ट्रेट में ही शीट बनानी है। जब उसने मेंशन ही नहीं किया है,
तो आप अपने अकॉर्डिंगली लेके चलोगे ना फिर तो। बस, अगर फिर भी मान लो इन केस कई बार ऐसा इशू जाता है, हालांकि इतनी लेंदी शीट तो कभी एक्सेल की आई ही नहीं है कि शीट पोर्ट्रेट, शीट का ओरिएंटेशन लैंडस्केप है और उसके बाद भी शीट का कंटेंट कम पड़ रहा है। ये डॉटेड लाइन पहले यहाँ पे भी बता देती है। अगर हम देख रहे हो, हमने पोर्ट्रेट किया तो डॉटेड लाइन यहाँ पे आ गई, क्योंकि पेज की विड्थ को रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए तो मेरा एवरेज पर स्टूडेंट सेकंड पेज पे चला गया था, क्योंकि ये सेकंड पेज है और ये थर्ड पेज है हमारा। तो इसीलिए ओरिएंटेशन जब आप सेट करोगे तो पता चल जाएगा कि हमारी शीट प्रीव्यू देखे बिना भी। कई बार क्या मतलब आज तक नहीं हुआ है, इनकेस मान लो आप कुछ काम कर रहे हो, पर्सनल वर्क कर रहे हो, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपका कंटेंट यहाँ तक तो आ गया, लेकिन इतना करने के बाद भी शीट से बाहर जा रहा है, तो फिर मार्जिन्स को नैरो कर लो। तो इससे क्या होगा, मार्जिन थोड़ी और बढ़ जाएंगी आप लोगों के पास। हालांकि इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। मैंने आप लोगों को मेन कंसर्न मेरा यही था कि आपको एक्जैक्टली डिफरेंस समझा सकूँ कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि लास्ट क्लास में मैं ये चीज़ नहीं समझा पाया था आप लोगों को, क्योंकि उस वक्त क्या था ना, कंटेंट जो था टेबल का वो इतना ही था कि वो पोर्ट्रेट में ही सेट हो जा रहा था, लेकिन ये वाला कंटेंट जो है वो पोर्ट्रेट में सेट नहीं हो पाएगा। दैट इज़ वाई इसका ओरिएंटेशन हमें लैंडस्केप लेना ही होगा। हम इसकी विड्थ को कितना ही डिक्रीज कर लें, अगर मैं हर सेल की विड्थ को थोड़ा थोड़ा भी डिक्रीज करूं तब भी, कितना कितना डिक्रीज कर लोगे आप लोग। पोर्ट्रेट में तो फिर भी सेट नहीं हो पाएगा ये देखो, तब भी पोर्ट्रेट से तो बाहर जा ही रहा है ना। दैट इज़ वाई हमने इसका ओरिएंटेशन लैंडस्केप में ले लिया। अब लैंडस्केप में ले लिया है तो कोई इशू नहीं है। शीट अच्छे से बन चुकी है आप लोगों की, कंट्रोल एस कर लीजिए, यानी कि प्रोग्रेस सेव हो चुकी है। कंट्रोल पी कर लीजिए, प्रीव्यू को देखिए। और प्रीव्यू देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको अगेन बताया, आगे की शीट में बताऊंगा कि प्रीव्यू देखना क्यों भी ज़रूरी है। क्यों बताऊंगा आगे की शीट में, क्योंकि आगे की शीट कुछ ऐसी आएंगी जिसमें हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि प्रीव्यू में देखने पर और एक्चुअल शीट जब हम बना रहे होते हैं उस टाइम पे और प्रीव्यू में देखने पर चीज़ें कैसे चेंज होती हैं। वो मैं इस इनफैक्ट मैं वो एरर डाल करके आपको शीट के अंदर बताऊंगा कि यहाँ पे तो शीट सही दिख रही है लेकिन प्रीव्यू करते ही शीट गड़बड़ा गई, तो उस चीज़ को कैसे ठीक करना है वो हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे आप लोगों के लिए। तो इस क्लास को लेकर के कोई डाउट हो कुछ भी हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे अपना डाउट पूछ लीजिएगा। शीट जो है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कोई इशू हो तो बताइएगा। इस शीट में कोई डाउट नहीं है। और ये जो रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है जो हमने आज यूज सीखा, और ये जो मर्जन सेंटर का ऑप्शन है जो हमने सीखा, ये एग्जाम में आते ही आते हैं फॉर श्योर 101%। तो इन्हें आपको अच्छे से करना है, क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है रैप टेक्स्ट में, वो कंफ्यूज रहते हैं। रैप टेक्स्ट कर लेते हैं लेकिन वो उसका अलाइनमेंट नहीं देख पाते हैं। रैप टेक्स्ट लगाने का मतलब ये थोड़ी कंटेंट अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। और रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल उन्हीं सेल्स पर होता है जहाँ पे डेटा एक ही सेल के अंदर लाइन बाय लाइन चाहिए होता है। जहाँ पे हमें डेटा इस वे में चाहिए वो तो हम वो तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ विड्थ बढ़ा के एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे विड्थ बढ़ाने का काम नहीं बनेगा, यहाँ पे आपको रैप टेक्स्ट लेना ही होगा। ठीक है। तो इस शीट के रिगार्डिंग मेरी तरफ से मैंने अपने आप को कंटेंट अच्छे से करवा दिया है। और ये रही आप लोगों की इंस्ट्रक्शंस वगैरह, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। शीट आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा देने वाला हूँ। एंड ये रही आप लोगों की शीट, इसका लुक है आपके सामने, देख लीजिएगा। मैं कंटेंट यही रखूंगा शीट के जो मैंने आपको शीट यहाँ पे दी हुई है, मैं इसका लुक ये वाला हटा करके जो आज की क्लास में डिस्कस किया है ये वाला लुक डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। अगर मान लो आप फंक्शन में कोई एरर करोगे तो आपको पता तो रहेगा कि सर के मार्क्स तो इतने आ रहे थे, कैलकुलेशन के वक्त मेरे इतने आ रहे हैं, यानी कि मैं कुछ एरर कर रहा हूँ। तो आप चेक करवा अपना एरर फाइंड आउट कर लोगे। तो दैट इज़ वाई मैं आपकी शीट को मॉडिफाई कर दूंगा। इसको यहाँ से शीट का जो लुक है वो मैं लुक चेंज कर दूंगा, लुक इसका डाल दूंगा ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है। एंड डन फिर आज की क्लास। एंड कोई इशू तो बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।